जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है दहेज की मांग। कंचन लाल जोड़े में सजी धजी आईने के सामने बैठी खुद को निहार रही थी। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही तो पार्लर से तैयार होकर आई थी। वैसे तो पार्लर वाली ने उसके श्रृंगार में कोई कमी नहीं रखी थी, पर फिर भी उसका चेहरा फीका सा लग रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर से मुस्कान गायब थी। दुल्हन के चेहरे पर जो लालिमा होती है, वह उसके चेहरे से नदारद थी। इससे यह साबित हो रहा था कि वह इस शादी से खुश नहीं है। वो बिना किसी भाव के दर्पण में अपना चेहरा देख रही थी। दिल का बहुत गहरा रिश्ता जुड़ गया था उसके साथ आने वाली जिंदगी के ना जाने कितने ख्वाब बुने थे, पर अब हकीकत कुछ और ही थी, जो उसने अपने ख्वाब में भी नहीं सोची थी। तभी कमरे के बाहर दो औरतों की आवाज आई, जो आपस में बातें कर रही थी। पहली औरत बोली, अरे बहन, यह लड़की तो मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुई है। एक तो इतने बड़े डॉक्टर की बेटी है, और देखो इसका दूल्हा आईएएस अधिकारी है। बड़ी ही भागों वाली है ये छोरी। दूसरी औरत बोली, 40 लाख रखे हैं डॉक्टर साहब ने, और बहुत सारा दहेज भी दे रहे हैं। इतने में तो एक आईपीएस भी तुम दुलाने लग जाए, और इतना दे रहे हैं, इससे तो लगता है लड़की में ही कोई कमी है। पहली औरत बोली, अरे पागल हो गई है क्या बहन, लड़की इतनी अच्छी वकील है। पूरे परिवार में कंचन से सुंदर गुणी लड़की कोई नहीं है। हाँ, तो तुम्हें पता नहीं है क्या, इसकी पहले भी तो सगाई हो गई थी, पर सगाई के 2 महीने बाद ही रिश्ता टूट गया था। लड़की में ही कोई खोट होगा, तभी तो रिश्ता टूट गया था। बड़े भले लोग थे वह, जमींदार थे गांव के, और लड़का तो बॉम्बे में रहता था, वहीं पढ़ता। बहुत ही सुंदर और नेक लड़का था। वह क्या नाम था उसका, अरे याद नहीं आ रहा। हाँ अनमोल, हाँ अनमोल नाम था उस लड़के का। सब पता है मुझे, रिश्ता उन्होंने नहीं बल्कि डॉक्टर साहब ने तोड़ा था। अरे लेकिन हुआ क्या था कि जमींदार साहब के छोटे भाई ने धोखे से सारी प्रॉपर्टी हड़प ली, और जमींदार साहब अर्श से फर्श पर आ गए। और बस फिर क्या था, डॉक्टर साहब को लगा इस परिवार में उनकी बेटी का भविष्य सुरक्षित नहीं है, और वैसे भी उनको लड़का तो सरकारी नौकरी वाला चाहिए था। पूरे 1 साल से लड़के देख रहे हैं, तब जाकर सरकारी अधिकारी मिला है। अरे बहन, हमें क्या, चलो हम तो खाना खाने चले, और वैसे भी बहुत ही अच्छा इंतजाम है खाने का। वे दोनों वहां से चली जाती हैं, लेकिन कंचन को उलझन में डाल जाती हैं। वो नहीं जानती थी कि कैसे उन्होंने खुद को इस शादी के लिए तैयार किया था। 2 महीने में ही बहुत लगाव हो गया था उसे अनमोल से। लगाव क्या, अगर प्यार भी कहें तो गलत नहीं होगा। अब उसे पता चला अनमोल के चाचा के धोखे के बारे में, तो उसे बहुत बुरा लगा था। तब वह अनमोल से बात भी नहीं कर पाई। उससे पहले ही उसके पापा ने उससे रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया, जिसे सुनकर तो कंचन के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने बहुत समझाया पापा को, बहुत मिन्नतें की, हाथ जोड़े, लेकिन उसके पापा टस से मस नहीं हुए। उसे सख्त हिदायत भी दे दी कि वह अनमोल से ना तो फोन पर बात करे और ना ही किसी तरह का कोई संपर्क करे। अगर उसने ऐसा किया तो उसे अपने पापा का मरा हुआ मुंह देखना होगा। बहुत मुश्किल था उसके लिए उसके साथ अपने आने वाली जिंदगी के सपने देखे थे। उसे छोड़कर किसी और के साथ घर बसाना मुमकिन नहीं था, पर दिल के रिश्ते पर खून का रिश्ता भारी पड़ गया। पर उसे दहेज वाली बात नहीं पता थी। इतनी बड़ी बात आप हमसे कैसे छुपा सकते हैं पापा, जबकि आप जानते हो कि हमें दहेज लेने और देने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। वह तिल मिला उठी और अपने पापा से बात करने उनके कमरे की तरफ चली गई। वह दरवाजा खोलने वाली ही होती है कि उसके कानों में अंदर चल रही बातें सुनाई पड़ती हैं। यह क्या कह रहे हैं आप? अब इस वक्त हम इंतजाम कैसे कर पाएंगे? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। कंचन ने हल्के से दरवाजा खोलकर देखा तो उसके पापा फोन पर किसी से बात कर रहे थे, और उसकी माँ सोफे पर बैठी हुई उनकी ओर देख रही थी। देखिए समधी जी, हमने तो पहले से ही 40 लाख रुपए रखे हैं, और अब आप एकदम से कैसे, इतनी जल्दी हम कैसे कर पाएंगे? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरी एक ही बेटी है, और आप लास्ट टाइम पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। हेलो हेलो,
फोन काट दिया। कंचन की माँ अनीता बोली, क्या हुआ जी, क्या कह रहे थे समधी जी? 40 लाख रुपए और 5 तोला सोना और सभी मेहमानों के लिए अच्छे उपहार होने के बावजूद उन्हें अब गाड़ी भी चाहिए। अब क्या करेंगे हम? पहले ही कंचन की शादी में इतना खर्च हो गया है। अरे हम एक बेटी और भी है, इतना खर्च कैसे कर पाएंगे? पिंकी की भी तो शादी करनी है, फिर राजू की पढ़ाई भी है, कैसे मैनेज होगा ये सब कुछ? पापा यह सब क्या है? आप दहेज के 40 लाख रुपए दे रहे हैं। इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई क्यों? कंचन को वहां देखकर दोनों पति पत्नी चौंक गए और उसके पापा भड़कते हुए बोले, आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा कंचन, ऐसे छुप छुप कर बड़ों की बातें नहीं सुनते और ना ही उनसे सवाल करते हैं। इतनी बड़ी बात हो गई और आप कहते हैं कि हम आपसे सवाल भी ना करें। आप जानते हैं ना कि हमें दहेज शब्द से कितनी नफरत है। हमने कितनी ही लड़कियों को इंसाफ दिलाया है, कितनी ही दहेज के लालचियों को सजा दिलवाई है, और जब बात हमारी है तो हम चुप रहे? नहीं, यह हम नहीं सहेंगे। आप इस घर की बड़ी बेटी हैं कंचन, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हमसे जबान लड़ाएं। आज आपकी शादी है और आप उसी पर ध्यान दें, बाकी की बातों को बड़ों पर छोड़ दें। लेकिन पापा, कंचन और कोई बात नहीं है, आप अपने कमरे में जाइए अभी। एक बात याद रखिए पापा, हम आपकी बेटी हैं, गलत सहना हमारे खून में नहीं है, और हम उन लड़कियों में से भी नहीं हैं जो अपने ही पेरेंट्स को बर्बाद करके अपना घर बसा ले। हम वे हैं जिन्हें अपने पेरेंट्स के साथ एक छोटी सी गुस्ताखी भी बर्दाश्त नहीं है। अगर ऐसा वैसा कुछ भी हुआ ना पापा, तो हम मंडप पे से उठने में देर नहीं करेंगे। बहुत बदतमीज हो गई हैं आप, अभी के अभी अपने कमरे में जाइए। कंचन को इस वक्त वहां से चले जाना ही सही लगा। वह गुस्से में अपने कमरे में आ गई। यह सही नहीं हुआ अनीता। कंचन अब चुप नहीं बैठेगी, इसलिए हमने उन्हें कुछ नहीं बताया था। अब क्या करेंगे हम? जब आपको पता था तो आपने ऐसी जगह उसका रिश्ता क्यों किया जहां इतना दहेज मांग रहे थे? जरूरी थोड़ी है था कि लड़का सरकारी नौकरी वाला ही हो, हम कोई और भी तो देख लेते। हमारी कंचन बेस्ट नहीं, परफेक्ट है, और वो एक परफेक्ट जीवन साथी ही रिजर्व करती है, ऐसा वैसा नहीं। हम बात करेंगे जमाई से और समधी जी से, वह जरूर समझेंगे। कंचन अपने कमरे में आकर अपने बेड पर बैठ गई, फिर एकदम से खड़ी हुई और इधर उधर टहलने लगी। हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते, हमें कुछ तो करना ही होगा। कोई कुछ करे या ना करे, पर हम अपने लिए स्टैंड जरूर लेंगे। पर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम पवन जी से बात करते हैं। हाँ हाँ, यह सही होगा, वह जरूर समझेंगे। क्यों नहीं, वे खुद भी एक IAPS ऑफिसर हैं। आई एम श्योर उन्हें इन सब के बारे में कुछ नहीं पता होगा। वह पवन को फोन लगाती है और वह पवन फोन नहीं उठाता। मैं बार बार ट्राई करती है, लेकिन वह फोन नहीं उठाता। उसके लिए यह कोई नई बात नहीं थी। पवन से उसकी बस मनाम मात्री बात होती थी। जब वह पवन से पहली बार मिली थी तब भी उन दोनों में कोई खास बातचीत नहीं हुई थी। कंचन के बारे में जानने में उसे ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। बस उसने अपनी तारीफों के पुल बांधे कि कैसे उसने अपनी मेहनत करके अपनी पहचान बनाई है। लेकिन कंचन क्या सोचती है और क्या नहीं, यह जानने की कोशिश ही नहीं की। और कंचन के दिमाग में तो बस अनमोल ही था। उसने भी जैसे उससे मिलकर बस औपचारिकता ही निभाई। तभी कुछ देर बाद कंचन के फोन की घंटी बजी। उसने देखा फोन पवन का था। वो उठा पाती उससे पहले ही फोन कट गया। उसने फिर फोन लगाया। हेलो हेलो कंचन, एक बार में फोन क्यों नहीं उठाती हो? वो हम क्या हुआ, कुछ काम है? सब ठीक है ना? जी वो पवन जी, हमें आपसे बात करनी है। हाँ तो शादी के बाद कर लेना, इतना क्या जरूरी है कि बार बार कॉल किए जा रही हो? बस अभी बारात निकलने ही वाली है। पवन जी हमारी बात बहुत जरूरी है, हमें अभी ही की अभी बात करनी है आपसे, प्लीज बहुत जरूरी बात है। ओके, तो मैं वहां पहुंचते ही सबसे पहले तुमसे ही बात करूंगा, ठीक है? कंचन फोन रख देती है। उसके मन में उम्मीद की एक किरण जागती है। कंचन अपने कमरे में इधर उधर चक्कर काट रही थी, क्योंकि अब उसे पवन से ही उम्मीद थी। बारात आ चुकी थी और पता नहीं कब बरमाला के लिए बुलावा आ जाए। पवन जी कहाँ हैं आप? कंचन फिर पवन को कॉल करती है, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और पवन अंदर आता है। ऐसा भी क्या हो गया कंचन कि तुम शादी तक का वेट नहीं कर सकी? तुम्हें पता भी है
कितनी मुश्किल से यहाँ तक आ पाया हूँ मैं। हम समझते हैं पवन जी, लेकिन हमारा आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। हाँ तो जो भी है जल्दी बोलो, वरना कोई आ जाएगा, टाइम नहीं है मेरे पास। कंचन पवन को सब कुछ बता देती है। तो उस पर पवन उससे कहता है, तो इसमें इतने घबराने वाली क्या बात है, यह सब तो अपनी फैमिली और सोसाइटी में नॉर्मल है यार। ऐसे बात तो इतनी बड़ी क्यों बना रही हो। और मैं पापा और दादाजी को जानता हूँ, वो नहीं मानेंगे, उनसे कहने का कोई फायदा नहीं है। मतलब आपको सब पता था और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है दहेज से। कंचन ने हैरानी से कहा, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी यार, यह सब तो बड़ों का मैटर है और अपनी कास्ट में यह तो सब नॉर्मल है। और वैसे भी हमारे पापा आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। कंचन पवन की बात सुनकर हक्की बक्की होकर उसे देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि पवन ऐसी भी सोच रख सकता है। पवन जी, आप ऐसी सोच रखते हैं? आई कांट बिलीव आपने अपने सोशल अकाउंट पर दहेज के खिलाफ कितनी सारी पोस्ट डाल रखी हैं। और आप, पवन बोला, प्लीज कंचन, इतनी सी बात को इतना मत बढ़ाओ। तुम तो ऐसे दिखा रही हो जैसे मेरे घर वाले जबरदस्ती तुम्हारे घर वालों से दहेज मांग रहे हो। तुम्हारे पापा खुद अपनी मर्जी से दे रहे हैं। जब हमारी शादी की बात तय हो रही थी तभी ये सब फिक्स हो चुका था। तुम्हारे पापा की गलती है कि उन्होंने तुम्हें अधूरे अंधेरे में रखा। और तुम्हें क्या मेरा सोशल अकाउंट देखकर मुझसे शादी के लिए हाँ की थी? वो उस पर गुस्सा होते हुए बोला। कंचन के होश ही उड़ गए उसकी बात सुनकर। और उसका ऐसा रवैया होगा ये उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी बातों से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को नियंत्रण किया और उससे बोली, पवन जी, आपके घर से फोन आया है। पापा जी को अपनी मर्जी से जो दे रहे हैं उसके अलावा भी उन्होंने गाड़ी की डिमांड की है। यह आपको पता है? मतलब तुम्हें गाड़ी से प्रॉब्लम है ना, तो मैं पापा को मना कर दूंगा गाड़ी के लिए, फिर ठीक है ना? आपका मतलब है आपको भी दहेज चाहिए था और जो आपके घर वालों की नई डिमांड है वह सब आपको पता है? राइट, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, मुझे सब पता है। लेकिन तुम क्या चाहती हो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुम यह शादी करना चाहती भी हो या नहीं? मुझे तो लगता है तुम अभी भी अनमोल के बारे में ही सोच रही हो और इसलिए इस शादी से बचने के लिए ये सारे बहाने ढूंढ रही हो। पवन ने शक भरे लहजे में कहा, जिससे कंचन भी थोड़ा सा बौखला गई। पवन जी, आप इस बात को घुमाकर इसे पलटना चाहते हैं। आप अनमोल को लेकर पूरी तरह निश्चित हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हमें इसीलिए पॉइंट पर रखिए। आप क्या सोचते हैं यह तो हमने जान लिया, पर अब हमारी बात सुनिए, क्योंकि शायद आप हमें अच्छे से नहीं जानते। जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हें। तुम एक जागरूक नागरिक हो, अपने खुद के दम पर एक एनजीओ भी चलाती हो, बेसहारा लोगों के लिए सामाजिक कामों में भी बहुत ही एक्टिव रहती हो। सोशल इवेंट में भी तुमने दहेज के खिलाफ बहुत कुछ बोला है और उससे रिलेटिव केस भी लड़े हैं। बट कंचन, यहाँ पर बात अलग है। तुम्हारे पापा ने खुद 40 लाख देने की पेशकश की है। हम नहीं आए थे उनके पास, रिश्ता तुम्हारी तरफ से आया था, हमारी ओर से पहल नहीं हुई थी। पर तुम्हें ये सब बातें कैसे पता होंगी? बिकॉज तुम बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखती इस शादी में। तुम्हारे पापा ने ही कहा था इन सब के बारे में तुम्हारे सामने कोई बात नहीं होगी। जब आप हमें इतने अच्छे से जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि हमें पता चलेगा तो हमारा रिएक्शन क्या होगा। हम दूसरों की शादी में दहेज लेना देना पसंद नहीं करते। यह तो हमारी खुद की शादी है, हम कैसे इतना गलत होने देंगे? कंचन गुस्से में बोली, तो ये अपने घर वालों से क्यों नहीं कहा तुमने? मैं अपने बड़ों के बीच में नहीं बोलता। उन्होंने जो डिसीजन ले लिया मैंने वही मान लिया। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। पवन जी, आपके घर वालों ने आपकी कीमत लगा दी और आप कह रहे हैं कि आप उनके सामने नहीं बोलेंगे। आप चुप रहें, लेकिन हम नहीं रहेंगे। और वैसे भी हम बचपन से ही समाज के खोखले नियमों को तोड़ने के लिए आए हैं। तो आज एक सही, अगर यह शादी दहेज के बिना नहीं हो सकती तो नहीं चाहिए हमें ऐसा खरीदा हुआ सरकारी दूल्हा, क्योंकि दहेज के बस दो ही मतलब होते हैं, या तो आपने दूल्हे को खरीद लिया है या फिर दुल्हन के आगे का खर्चा भी लड़की के माँ बाप ने एडवांस में दिया है
और अगर लड़की के आगे का खर्चा भी उसके पेरेंट्स को ही देना है तो लड़के का कोई हक नहीं बनता उस पर अपनी पत्नी बनाकर उसे अपने साथ ले जाने का। अब आप हमें बताइए कि हमारी शादी में दहेज का क्या रोल है? यह आपकी कीमत है या हमारे आगे का खर्च? क्योंकि यह गिफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो अपनी सोशल इमेज बना रखी है वो आप नहीं हो, लेकिन हमने जो हमारी सोशल इमेज बाहर बनाई है वह वास्तविक है, फेक नहीं। कंचन की आंखों में आक्रोश साफ झलक रहा था। डर का तो नामो निशान नहीं था, जो कि पवन साफ साफ देख रहा था। वह समझ गया था ये शादी तोड़ देगी, लेकिन अपने आत्मसम्मान और अपने असूलों के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। और अगर ये शादी टूट गई तो उसके और उसके परिवार की इज्जत समाज में क्या रह जाएगी। इसलिए उसने कंचन की कड़वी बातों को ध्यान में न रखकर बात को संभालते हुए कहा, कंचन प्लीज शांत हो जाओ और मेरी बात को ध्यान से सुनो। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला सही नहीं होता। तुम चिंता मत करो, मैं बात करूंगा पापा से, वह मेरी बात जरूर मानेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ यह शादी बिना दहेज के ही होगी। कंचन उसे हैरानी से देखने लगी, जैसे वह समझने की कोशिश कर रही हो क्या पवन सच में मान गया है। अब ठीक है ना, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। अभी बहुत देर हो गई है, अब मुझे सब ढूंढ रहे होंगे। हाँ आप जाइए। पवन वहां से चला जाता है, लेकिन कंचन की उलझन अब भी बढ़ जाती है। वो समझ जाती है कि उसके पापा ने उसके लिए जीवन साथी चुनने में बहुत बड़ी गलती कर दी। कंचन अपनी सोच में गुम थी। उसे समझ में आ गया था कि उसकी शादी जिससे होने जा रही है उससे उसकी सोच बिल्कुल भी नहीं मिलती। उसके पापा ने जब अनमोल से रिश्ता तोड़ दिया था तब से उन्होंने सोच लिया था कि अब तो कंचन की शादी किसी सरकारी नौकरी करने वाले लड़के से ही कराएंगे ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके। कंचन के मन में अनमोल से दूर होने का गम था और अनमोल के सपने टूटने का गिल्ट भी। इसी बीच उसे होश नहीं था कि उसकी शादी जिससे हो रही है उसके बारे में कुछ जान सके। उसके पापा ने जो भी निर्णय लिया उसने सहज स्वीकार कर लिया। अनमोल उसे बहुत ही पसंद करता था और वो भी उसे। कंचन ने जितने भी सपने अनमोल के साथ देखे थे उससे भी ज्यादा सपने अनमोल ने कंचन के साथ सोचे थे। तभी कंचन के कमरे में से पिंकी आई और कंचन से बोली, दीदी वरमाला के लिए बुला रहे हैं, आप जल्दी से तैयार हो जाओ। तभी पिंकी कंचन के चेहरे की ओर देखती है। दी ठीक हो ना आप? रो रही थी क्या आप? ठीक है, अगर इतना दम घुट रहा है तो क्यों जिद पर अड़ी हो आप? अभी वक्त है, छोड़ दीजिए जिद। पिंकी प्लीज, तुम एक ही बात को बार बार क्यों दोहरा रही हो, जबकि तुम अच्छे से जानती हो इस सब का कोई फायदा नहीं है। वह दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थी। तभी गरिमा अंदर आई। लोगों को सीख देना बहुत आसान होता है, लेकिन अब बात खुद पर अमल करने की आई तो अच्छों अच्छों की फट जाती है। गरिमा ने अंदर आते हुए कहा। कंचन उसे असमंजस रजी नजरों से देखने लगी। मैडम भूल गई तुम, मेरे टाइम पर तुमने कितना ज्ञान दिया था। और वैसे भी तू तेरे मन से पूछ के तुम शादी करना चाहती भी हो या नहीं। कंचन ने कहा, क्या यार, तुम लोग मुझे वही राग अलापना शुरू कर देते हो। जिस रास्ते पर चलकर नहीं जा सकते वही तुम रास्ते पर बार बार बतलाते हो। उससे क्या होगा, हमारे जख्मों को कुरेदते हो। सच हमेशा कड़वा ही होता है कंचन, और आज के टाइम पर सबसे बड़ा सच ये है, तेरे दिल में आज भी अनमोल है, तू आज भी उसी से प्यार करती है और ये सब कुछ अच्छे से जानती हो, पर मानती नहीं हो। तुम ये शादी सिर्फ अपने पापा के लिए कर रही हो। तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी पवन से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है तुम इस शादी में बहुत खुश रहोगी, पर नहीं, तुम खुश नहीं रहोगी, और पवन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। पवन अपनी सफलता के बद में चूर एक घमंडी इंसान, और तुम इतनी सक्सेसफुल होने के बाद भी डाउन टू अर्थ टाइप की लड़की हो। आई एम सॉरी, पर तुम दोनों की कभी नहीं निभेगी। इनफ गरिमा, क्या चाहती हो तुम? हम शादी से भाग जाएं और अनमोल के पास चले जाएं और छोड़ जाएं अपनी फैमिली को एक जिल्लत भरी जिंदगी जीने के लिए, ताकि उन्हें सब उंगली से बताएं कि ये लोग हैं जिनकी बेटी ऐसा काम किया है कि सर उठाकर नहीं चल सकते। यू नो वॉट गरिमा, गरिमा हमारी फैमिली कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। दादाजी के पास बहुत पुश्तैनी जमीन है। उन्होंने किसी बुआ चाचा जी को ज्यादा पढ़ने नहीं दिया, लेकिन पापा ने जैसे तैसे उन्हें समझाकर अपनी पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बन गए। जब उनकी जॉब लगी तो दादाजी को बिल्कुल पसंद नहीं आया उनका जॉब करना।
लेकिन पापा ने उनके खिलाफ जाकर अपना काम जारी रखा। इतने बड़े डॉक्टर बन गए। दादाजी भी ज्यादा दिन उनसे दूर नहीं रह पके और समय के साथ थोड़ा बदलाव आया। हमारे घर के लड़कों को पढ़ने की, जॉब करने की इजाज़त मिली, पर लड़कियों को बस पढ़ने तक की ही थी। जब हमने वकील बनने का फैसला किया तब उस फैसले के खिलाफ थे, पर हमारी जिद के आगे पापा को झुकना पड़ा। हम वकील तो बन गए, लेकिन हमारे पूरे परिवार की सोच हमारे लिए बदल गई। उन लोगों के हिसाब से हम जब भी अपनी मनमानी करेंगे और कुछ गलत काम भी कर सकते हैं, पर हमने हमेशा उन लोगों को हमारे काम से गर्व महसूस कराया है और अब सबकी सोच बदलने भी लगी है। ये सब समझती हूँ मैं, लेकिन तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोच सकती हो? गरिमा, अगर तुम्हारे हिसाब से हम हमारे बारे में सोचे भी ना, तो हमारी फैमिली जो पहले हमारे बारे में सोचती थी, वह सोच उस सोच पर उनकी मोहर लग जाएगी और हमारी बहनों की पढ़ाई शायद रोक दी जाए, क्योंकि इस सब का इल्ज़ाम भी हमारी पढ़ाई पर ही लगेगा। और हम इतने स्वार्थी कभी नहीं हो सकते कि अपने घर वालों की इजाज़त और अपनी बहनों का भविष्य दांव पर लगाकर अपनी खुशियां बनाएं। उसकी बात सुनकर गरिमा भी इमोशनल हो जाती है और पिंकी की भी आंखों में आंसू निकल आते हैं। अरे पिंकी, तुम भी यही अटक रही हो, और गौरी तुम भी। बरमाला के लिए देर हो रही है, जल्दी चलो। आ रहे हैं अंकल जी, गौरी ने कहा। और तुम दोनों अभी से इमोशनल मत हो, अभी तो विदाई में समय है। डॉक्टर साहब ऐसा कहकर तेजी से वहां से निकल जाते हैं। तीनों ही उनकी बात सुनकर खुद को नॉर्मल करती हैं और बरमाला के लिए चली जाती हैं। एक बड़ा सा हॉल, जहाँ की सजावट बहुत ही शानदार थी। स्टेज को बहुत करीने से सजाया गया था। सब दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। तभी सिस्टम, ढोल, नगाड़े, गुर गूंजने लगे और हॉल में कंचन अंदर आती है। पवन कंचन की ओर देखता है। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। उन दोनों को स्टेज पर छोड़कर सब नीचे आ जाते हैं। दोनों के हाथ में वरमाला होती है। पवन उसकी नज़र बचाकर धीरे से उससे कहता है, मैंने पापा से बात कर ली है, वे मान गए हैं। कंचन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो पवन को थैंक्स कहती है। वरमाला और आशीर्वाद समारोह संपन्न होने के बाद सबको फेरों की तैयारी के लिए कहा जाता है। जब कंचन वहां से जाने लगती है, पवन की नज़र उसकी उंगली पर जाती है। एक मिनट कंचन, रुको, तुमने सगाई की अंगूठी गलत उंगली में पहनी हुई है। कंचन ने कहा, वो हमारी इस उंगली में स्वेलिंग आ गई है, इसलिए हमने दूसरी उंगली में पहन ली है। पर अभी कोई देखेगा तो क्या कहेगा? आज के दिन तो पहन लो, पवन ने कहा। बट हमें इसमें बहुत दर्द हो रहा है और किसी का भी ध्यान थोड़ी ना जाएगा। प्लीज यार, आज ही की तो बात है, इतनी से दर्द से कुछ थोड़ी ना होगा तुम्हें। फेरों का मुहूर्त 1 या 2 घंटे के बाद का ही है, इतने से टाइम तक तो पहन ही सकती हो। ठीक है, हम पहन लेंगे। कंचन अपने रूम में जाती है। इस समय उसके आसपास उसकी कजिन सिस्टर भी थी, लेकिन उसका ध्यान वहाँ नहीं था। फिर वह अपनी यादों में खो जाती है। एक दिन सगाई के बाद अनमोल की फैमिली कंचन के घर लंच पर आई थी। कंचन, तुम्हारी उंगली में क्या हुआ है? कुछ नहीं अनमोल, वो सब्जी काट रहे थे तो कट गई, तो उसमें रिंग निकाल दीजिए। यह आप क्या कह रहे हैं अनमोल? आपके घर वाले बाहर बैठे हैं और हम सगाई की अंगूठी निकाल दें? कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या सोचेंगे सब हमारे बारे में? सब इतनी सी बात, मेरे पास इसका भी सॉल्यूशन है। अनमोल उसकी उंगली में से रिंग निकालकर उसके पास वाली उंगली में डाल दिया और कहा, ठीक है ना? बट अनमोल, रिंग इसमें नहीं पहनते हैं। यह तो बताइए, सगाई की रिंग उंगली में क्यों पहनाई जाती है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है, इस उंगली की नसें सीधे दिल तक जाती हैं, तो इसलिए उस उंगली में रिंग पहनाई जाती है, क्योंकि इसका कनेक्शन सीधे दिल से होता है। तो फिर इस उंगली का कनेक्शन भी दूसरी उंगली से होता है, तो फिर ये उंगली भी दिल से कनेक्ट हुई ना। आपके पास हमेशा ही ऐसे अजीबोगरीब लॉजिक होते हैं। आजकल आंखों में से कुछ ज्यादा ही नोटिस करने लगी हैं आप मैडम। चलिए, अब आपको हम अपना पूरा घर दिखा देते हैं, जैसे ही आपकी इच्छा हो। कंचन की एकदम से तंद्रा टूटी और उसे सब कुछ याद आ गया कि आज उसकी शादी है और किसके साथ। तो उसका दिल तड़प उठा। उसके मन में रह रहकर अनमोल का ख्याल आ रहा था। तभी उसका फोन बज उठा। दूसरी बार रिंग आने पर उसने फोन उठा लिया। तुम हमें फोन क्यों कर रही हो गरिमा? हम कमरे में ही तो हैं, अंदर आ जाओ। अपना मुंह बंद रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जल्दी अपने रूम से बाहर आ जाओ, कोई सवाल नहीं, जल्दी आओ कंचन।
बिना कुछ बहे बाहर आ जाती है। उसके आते ही गरिमा उसका हाथ पकड़कर एक ओर ले जाती है, जहां पर पवन अपने दोस्त से खास दोस्त के साथ बातें कर रहा था। पर वह दोनों एक और खड़े थे और वो वहां से कंचन और गरिमा को नहीं देख पा रहे थे। वैसे तूने बात को तो बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया, पर कंचन भाभी को आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा, फिर तू क्या करेगा? दोस्त ने कहा तो पवन बोला, शादी हो जाने के बाद मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं कहाँ है, बस जैसे तैसे ये शादी हो जाए। मुझे पता था कंचन को जब दहेज के बारे में पता चलेगा तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। वह इस शादी से पीछे हट सकती है, और अगर ऐसा होता है तो क्या इज्जत रह जाती मेरे परिवार की। इसलिए मैंने और पापा ने कंचन के पापा से इस बारे में बात की, तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने कंचन की तरफ से माफी मांगी, और जो वो गाड़ी देने के लिए आनाकानी कर रहे थे उसके लिए भी तैयार हो गए। बस लेन देन का काम कंचन के सामने नहीं होगा। दोस्त ने कहा, वाह बेटा वाह, तूने तो कमाल कर दिया। वहां पर तेरी होने वाली पत्नी तुझे हीरो समझ रही है कि तेरी वजह से शादी बिना दहेज के हो रही है, पर उन्हें क्या पता तुझे पूरा दहेज मिल रहा है। अरे मैं तो कहता हूँ तुझे तो इससे भी ज्यादा मिलना चाहिए था। सरकारी नौकरी है तेरी, क्या कमी है तुझमें? अरे लोग तो छोटी मोटी नौकरी करते हैं, उन्हें भी इतना देते हैं। पूछ मत, तेरी तो फिर भी इतनी बड़ी पोस्ट है। पता नहीं तूने भाभी की इतनी बातें कैसे सुन ली। इतने रिश्ते आए थे तेरे लिए, पता नहीं तूने इन्हें ही क्यों चुना, जबकि वे सब तुझे कितना कुछ देने को तैयार थे। उसकी बात पर पवन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यार तुम्हें तो जानते हो मेरी फैमिली को, ये लोग अपनी जात बिरादरी में ही शादी करते हैं, और बाकी जो रिश्ते आ रहे थे तो उन सब में लड़की या तो कम पढ़ी लिखी होती थी या सुंदर नहीं होती थी, और मैं किसी गंवार से तो शादी नहीं कर सकता था। अभी कंचन को ही देख, पढ़ी लिखी और सुंदर, आज के जमाने की स्मार्ट लड़की है। और वैसे भी इसकी वकालत तो मैं शादी के बाद पैसे भी छुड़वा दूंगा, बस एक बार ये शादी हो जाए। और हाँ, मैंने रिश्ता कंचन के घर भिजवाया था, एक सोशल इवेंट में देखा था इसे। यह सब सुनते ही कंचन के दिमाग में तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया। वो वहां से दनाते हुए चली गई, और वहीं गरिमा ने अपना फोन देखा, उसमें अपनी वीडियो बनाई थी, और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कंचन अपने पापा के कमरे में आई। वहां पर उसकी माँ, पापा, चाचा, बुआ बैठे कुछ बातें कर रहे थे। कंचन बहुत गुस्से में थी, इतना गुस्सा वो पवन पर थी, उतना ही गुस्सा उसे अपने पापा पर आ रहा था। गुस्से से वहां कांप रही थी। कंचन गुस्से से बोली, हम ये सब क्या सुन रहे हैं पापा? उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। उसकी बात सुनकर सब उसके पास आए। कंचन क्या हुआ बेटे, आप रो रही हैं? क्या हुआ है, बोलिए ना कंचन। अनीता ने उसका चेहरा हाथों में लेते हुए कहा, पर कंचन ने उसके हाथों को नीचे कर दिया। ये तो आप हमें बताइए कि हमने क्या बिगाड़ा है आपका? किस बात की सजा दे रहे हैं आप हमें? क्या हम बोझ हो गए हैं आपके लिए, जैसे आप बस जैसे तैसे हो सके सिर से उतारना चाहते हैं? कंचन, बकवास कर रही हैं आप। यह कोई तरीका होता है बात करने का? नहीं पापा, आज नहीं। आज हमारा तरीका चाहे जो भी हो, आपको हमारी बात सुननी होगी, तो आपको हमारे सवालों के जवाब भी देने होंगे। तभी वहां पर गरिमा भी आ जाती है। कंचन को भी कभी किसी ने भी गुस्से में नहीं देखा था। सबको लगा उसके पापा भी अब बहुत गुस्सा हो जाएंगे, पर वो उसके पास आकर प्यार से बोले, हम जानते हैं आपके सवाल क्या हैं, पर बेटा हम जो भी कर रहे हैं आपकी खुशी के लिए ही कर रहे हैं। पवन बहुत अच्छे हैं, आप उनके साथ बहुत खुश रहेंगी। अच्छे तो अनमोल थे भी ना पापा, खुश तो हम उनके साथ भी रहते, फिर आपने उनसे हमारा रिश्ता क्यों तोड़ दिया? उनके साथ हमारा रिश्ता अनमोल था, पर पवन के साथ हमारा रिश्ता आपने खरीदा है, और खरीदी हुई चीजें अक्सर बिक जाया करती हैं जब उनके भाव खरीदे हुए दाम से ज्यादा हो। कंचन बिटिया, जिंदगी किताबी बातों से नहीं कटती। अनमोल के साथ आपका कोई भविष्य नहीं है। भले ही हमें आज कीमत चुकानी पड़े, पर इस बात की खुशी रहेगी कि हमने आपको सुरक्षित भविष्य दे दिया। आप हमारे जन्मदाता हैं पापा, भाग्य विधाता नहीं। आप हमारे लिए अमृत लेंगे, पर यह जहर में बदल जाए तो इसमें आपका कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि हमारे भाग्य में जहर है तो हमें वही मिलेगा। आप कितनी भी कोशिश करें, पर उसे अमृत में नहीं बदल पाएंगे। अगर हमारे नसीब में खुशियां हैं तो वे हमें जरूर मिलेंगी, आपको खरीदने की जरूरत नहीं होगी। और अगर माँ बाप ऐसी खुशियां खरीद सकते हैं ना,
तो दुनिया की कोई भी बेटी दुखी नहीं होती। डॉक्टर साहब के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। तभी उसकी बुआ बोली, अरे बेटा, ऐसे रिश्ते बार बार हाथ नहीं लगते। यह रिश्ता उन्हीं की तरफ से आया था। बुआ, हम नहीं गए उनके यहाँ आगे से। देखा कंचन, सरकारी नौकरी वाले लड़के ऐसे नहीं मिलते। तू तो बड़ी नसीबों वाली है जिसके लिए आगे से ऐसा रिश्ता आया है। नहीं चाहिए बुआ हमें ऐसा खरीदा हुआ सरकारी दूल्हा जिसकी कीमत भी उसके घर वालों ने तय कर दी हो, जो अपने फायदे के लिए झूठ बोले। हमें अभी से अंधेरे में ढकेल कर सोच रहे हैं कि आप हमें बहुत अच्छी जगह भेज रहे हैं, पर बिना मांगे दिया जाए वो भेंट होती है, पर मुंह से मांग कर दिया जाए वो भीख होती है। और आप हमें बताइए कि भीख मांगने वाले को क्या कहा जाता है? भिखारी ही कहा जाता है ना। उसकी बात सुनकर सभी निशब्द हो गए। किसी को समझ में नहीं आया कि कोई क्या कहे। तभी उसके चाचा जी ने कहा, हम तुम्हारी बातों को समझते हैं, पर अब घर से बारात लौटी तो घर की क्या इज्जत रह जाएगी बेटा। इसलिए हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, ये शादी कर लो बेटा। कंचन ने आस भरी नजरों से अपने बाबा की तरफ देखा और उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो उसने अपने चाचा जी के जोड़े हुए हाथों को नीचे किया और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आपकी खुशी के लिए तो हमने अनमोल को छोड़ दिया। यह तो बहुत छोटी बात है। आपकी खुशियाँ, आपकी इज्जत, आपका मान सम्मान हमारी जान से भी ज्यादा प्यारा है। लेकिन आप हमारी शादी पर जो दहेज भीख में दे रहे हैं ना, वह पवन या उनकी फैमिली को नहीं बल्कि हमें सबके सामने हमारे हाथ में देंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम मंडप पे नहीं बैठेंगे। ऐसा कहकर वे तेजी से वहां से भाग गई और अपने कमरे में आ गई और अपने घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। आज किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। सबको समझ आ गया था कि पवन उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी किसी ने इस बात का जिक्र तक नहीं किया, बल्कि उसे ही समझौता करने को कहा। वो इस वक्त अनमोल को बहुत मिस कर रही थी। उसे पता नहीं क्या सूझा कि उसने फोन से अनमोल को कॉल लगा दिया, लेकिन रिंग जा पाती उससे पहले ही उसने फोन कट कर दिया और फिर से सिसकने लगी। उसे उसकी और अनमोल की आखिरी मुलाकात याद आने लगी। एक दिन जब वह मंदिर गई थी तब वह अचानक से वहां अनमोल से मिल गई थी। कंचन जैसे ही भगवान को प्रणाम करके उठने लगी, तभी अनमोल उसकी नजर में आ जाता है। वह जल्दी से अपना चेहरा दुपट्टे से ढक लेती है और जल्दी से बाहर आने लगती है। इतनी हिम्मत नहीं थी उसमें कि वह अनमोल का सामना कर सके, लेकिन जैसे वह मंदिर से बाहर आने लगी तभी वह अनमोल से टकरा जाती है। अनमोल ने कहा सॉरी, लेकिन तभी उसे उसकी शक्ल दिखाई दे जाती है। कंचन तो उसे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। कंचन का गला सूखने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, और अनमोल समझ रहा था कि वह कभी क्या सोच रही होगी। अनमोल ने कहा, कंचन आप ठीक है ना? कंचन ने कहा, जी हम ठीक हैं। कंचन को डर लग रहा था कि अनमोल उसे कुछ सुना देगा। वह सब सहन कर सकती है, पर अनमोल की नजरों में उसके लिए नफरत नहीं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ साथ निभाने की कस्में खाई थी, और जब अनमोल का बुरा समय चल रहा था तब उसे उसका साथ छोड़ना पड़ा। अनमोल ने कहा, इतना ऑफवर्ड फील करने की जरूरत नहीं है कंचन, जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं जानता हूँ आपने बहुत कोशिश की थी, बट अंकल नहीं माने। मैंने और मम्मा पापा ने भी बहुत ट्राई किया, पर छोड़ो ये सब और किसी की बात है। आप कंचन की आंखों में नमी तैर गई। अनमोल, हमें माफ कर दीजिए, हम इस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाए। आपको गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और किसने कहा हमारा रिश्ता नहीं बचा? हम सबसे पहले दोस्त थे ना, तो क्या हम अब दोस्त नहीं हैं? आप हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड ही रहेंगे अनमोल। आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। मेरी जिंदगी में भी आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और हाँ, आपकी जिंदगी में कभी भी कोई मुसीबत आए तो ये बेस्ट फ्रेंड हमेशा आपके लिए साथ तैयार है। जब भी जरूरत हो बस एक बार आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगा। कंचन का गला भर आता है, वह कुछ बोल ही नहीं पाती और अनमोल वहां से चला जाता है। तो बस कुछ कदम ही चला होता है कि वापस आया और कंचन को अपने गले से लगा लेता है। फिर बिना उसकी ओर देखे उससे बोला, आपको दुनिया भर की सारी खुशियां मिले। गुड बाय कंचन।
उसके एक आंखों से आंसू की बूंद झलक कर कंचन के कंधे पर गिर जाती है, जो उसे महसूस होने लगती है। उसे अलग होकर बिना उसकी ओर देखे ही सीधा आगे बढ़ जाता है। कंचन बेबस खड़ी उसे जाती देख रही थी। वह समझ गई थी कि उसकी आखिरी मुलाकात है। कंचन ने एकाएक अनमोल को कॉल कर दिया। उसने दूसरी बार में फोन उठा लिया। हेलो हेलो कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या कहे उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था। हेलो हेलो कंचन। उसके मुंह से कंचन सुनकर ही कंचन का रोना फूट गया। उसके रोने की आवाज से अनमोल परेशान हो गया। कंचन सब ठीक है ना, प्लीज रोना बंद कीजिए। लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। उधर से अनमोल की आवाज आ रही थी, पर उसने कॉल कट कर दिया। मैं अपने मुंह को ढक कर रोने लगी। उसके रूम में गरिमा और पिंकी आती हैं। गरिमा उसे रोता देख अपने गले से लगा लेती है। चुप हो जा कंचन, देख किसी ने भी हमारे फेवर में कुछ नहीं बोला। वो सिसकते हुए बोली, कोई आपके साथ हो या ना हो, मैं हूँ दी आपके साथ। यहाँ से चली जाइए, जो होगा मैं संभाल लूंगी। पिंकी ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, हम कायर नहीं हैं जो भाग जाएं, और न स्वार्थी हैं जो अपने परिवार को ऐसे बीच मझधार में छोड़ जाएं। हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, पर तुम्हारे साथ हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। कंचन संभाल खुद को, तुम तो बहुत ही स्ट्रांग हो। नहीं गरिमा, हम बहुत कमजोर हैं। यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते। हमारे साथ गलत हो रहा है, पर हम कुछ नहीं कर सके, तो हम किसी और के लिए क्या लड़ेंगे। तो वो पवन हमारी वकालत छुड़वाएगा, हम खुद छोड़ देंगे। सब कुछ नहीं हो सकता। हमने अनमोल के साथ भी बहुत गलत किया था। और फिर वह रोने लगी, अचानक बेहोश हो गई और गरिमा ने बहुत मुश्किल से उसे संभाला और बेड पे लिटा दिया। गरिमा गुस्से में उठकर डॉक्टर साहब के रूम में चली गई, जहाँ सब बैठे हुए थे। कैसे लोग हैं आप? आपकी बेटी इतनी तकलीफ में है, सिर्फ आप लोगों की वजह से। बहुत चिढ़ते हैं ना आप लोग अनमोल के नाम से, पर आप भूल रहे हैं अनमोल को कंचन के लिए आप लोगों ने ही चुना था। वह उसका बॉयफ्रेंड था ही था, और जब कंचन को उससे अटैचमेंट हो गया तो आप लोगों ने ये रिश्ता तोड़ दिया। यार गलती आप लोगों की थी, और आज भी आप लोग ही गलत हैं, जिसकी सजा कंचन भुगत रही है। आप लोगों को मैंने वो वीडियो दिखा दिया, लेकिन फिर भी आप लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उन सब पर बिखर पड़ी। डॉक्टर साहब ने उसके पास आकर प्यार से कहा, चिंता ना करें गरिमा, आपके दोस्त के साथ कुछ गलत नहीं होगा, जाइए उनके पास। थोड़ी ही देर में उनकी शादी है। गरिमा को कुछ समझ नहीं आया, वह बिना किसी के सवाल के वापस आ गई। कंचन को भी होश आ गया था। तभी कोई उन्हें बुलाने के लिए आया, तो उन दोनों ने उसे वापस ठीक से तैयार किया और भारी मन से उसे नीचे लेकर आ गए। दूल्हे के पास उसे बैठा दिया। दूल्हे का चेहरा सहरे की वजह से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। कंचन को तो जैसे कोई होश ही नहीं था। वह तो बस एक कठपुतली की तरह, जैसे उसे कहा जा रहा था वैसे किए जा रही थी। जैसे ही कन्यादान किया जाता तो कंचन का हाथ दूल्हे के हाथ में दिया गया, तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते, जो कि दूल्हे के हाथ पर पड़ते और उसके हाथ की पकड़ कंचन के हाथ पर कस जाती। और कुछ देर बाद विवाह भी संपन्न हो गया। पंडित जी वर वधू को सबका आशीर्वाद लेने के लिए बोलते हैं, लेकिन तभी पवन के पापा कहते हैं, वर वधू को आशीर्वाद बाद में मिलेगा, पर पहले समधी जी हमें हमारी भेंट तो दे दीजिए। जिस पर डॉक्टर साहब मुस्कुराने लगते हैं। डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए बोलते हैं, समधी जी पहले आशीर्वाद तो दे दीजिए। इस बात पर पवन के पापा भड़कते हुए बोले, देखिए समधी जी, बाकी बातें बाद में, इस बारे में पहले ही बात हो चुकी है। अरे इतना भी क्या जल्दी है, ये सब बात हम सुबह भी कर सकते हैं, अभी तो बारात की विदाई का मुहूर्त है। कैसी बातें कर रही हैं आप डॉक्टर साहब? जब तक 40 लाख रुपए हमारे हाथ में नहीं रख देते, तब तक हम दुल्हन को लेकर नहीं जाएंगे। कंचन का खून खौलने लगा। वो जैसे ही कुछ बोलने को हुई, तभी दूल्हे ने उसका हाथ पकड़ लिया और वह चुप हो गई। पर उसे ये स्पर्श को जाना पहचाना सा लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर आपको गाड़ी भी तो चाहिए थी ना? कंचन के चाचा जी ने कहा। हाँ हाँ, पर 40 लाख रुपए आप दे रहे हैं तो ठीक है, वरना हम अपने बेटे को लेकर जा रहे हैं। हाँ अंकल, बिल्कुल जाइए, पर अपने बेटे को साथ लेकर। मैं अभी लेकर आता हूँ। राहुल कंचन का भाई ऐसा कहकर वहां से चला जाता है और साथ में पवन को लेकर आता है, जो कि बहुत गुस्से में होता है
उसे देखकर सब भौचक्के रह जाते हैं और कंचन के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसकी शादी किससे हो गई। वह अपने पास खड़े दूल्हे के चेहरे से सेहरा हटा देती है, जो उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव आ जाते हैं, क्योंकि वह लड़का और कोई नहीं, खुद अनमोल था। यह सब क्या है और यह लड़का कौन है? और पवन, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? और यह लड़का यहाँ कैसे? पवन के पापा उसके पास आकर बोले, मुझे नहीं पता पापा, पता नहीं किसी ने पीछे से मुझे बेहोश कर दिया। वो कंचन के पास आकर बोला, दिखा दी ना तुमने अपनी औकात। मुझे पता था तुम इससे ही शादी करना चाहती थी, इसीलिए इतने नखरे दिखा रही थी। तुमने जो धोखा दिया है ना, उसके लिए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम जैसी निहायती। तभी अनमोल बोल पड़ा, कंचन के खिलाफ एक शब्द मत बोलना पवन, वरना जिंदगी भर उन शब्दों के लिए तुम्हें अफसोस रहेगा। डॉक्टर साहब ने कहा, आप कह रहे थे ना समधी जी, आप अपने बेटे को लेकर चले जाएंगे, तो अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जाइए। पवन और उसके साथी ने बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश की, तब राहुल ने कहा, ओ हेलो, ना हो सके जीजा जी, आपका ये वीडियो देखिए और आपके पूजे पिताजी ने जो वचन अभी कुछ समय पहले ही बोले थे, उसका वीडियो अगर हमने पुलिस को दिखा दिया और मीडिया के पास भेज दिया, तो जो बची कुची इज्जत है ना आपकी, वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। आपकी सरकारी नौकरी भी जाएगी। जो आपने बोरिया बिस्तर लीजिए और निकलिए यहाँ से। पवन को तो उसकी बात सही लगी। थोड़ी ही देर में पवन और बाकी के लोग वहां से चले गए। अब तो खुश है ना बेटा तू? अब क्योंकि आपका दूल्हा खरीदा हुआ नहीं है। पर पापा, यह सब कैसे हुआ? और अनमोल, आप यहाँ कैसे? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनमोल ने कहा, तुम्हें यह सब कुछ अंकल बताएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा, जब कंचन तुम रूम से चली गई, तब गरिमा ने वह वीडियो सबको दिखाया, जिससे हमारा दिमाग ठनका। बात दहेज तक तो ठीक थी, पर हमने उनसे पहले ही बात कर ली थी कि कंचन की शादी के बाद भी वह वकालत नहीं छोड़ेगी। लेकिन वह तो अभी भी अपनी बात से मुकर गए थे। हम सोचते थे कि उसके घर वालों की सोच चाहे जैसी भी हो, पर कम से कम पवन की सोच तो अच्छी होगी। पर हम गलत थे, चाचा जी ने कहा। और तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मैंने इनके पिताजी से बात की। उन्होंने हमें माफ कर दिया और शादी के लिए भी राजी हो गए। पर उन्होंने ये कहा कि पहले हम अनमोल से बात कर लेंगे, क्योंकि अनमोल की खुशी में ही उनकी खुशी है। फिर हमने भाई साहब को समझाया और ये समझ गए कि कंचन की असली खुशी अनमोल के साथ है। पिंकी ने कहा, और फिर मैंने गरिमा के पति, जो कि अनमोल जी के दोस्त हैं, उनसे उनके बारे में पता करने को कहा। और सबसे अच्छी बात यह थी कि पास में ही अनमोल की बहन का ससुराल है। ये वहीं कुछ काम से आए हुए थे। जब हमने इनके पास जाने का फैसला किया, तेरे पापा ने इतनी हिम्मत नहीं थी कि यह जाकर इनसे बात कर सके, इसलिए इन्होंने हमें और तेरे चाचा जी को इनसे बात करने के लिए भेजा। अनमोल ने कहा, और जब उन्होंने हमें सारी बात बताई, तब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी आपका कॉल आया और आप कुछ बोल नहीं सकी, पर मैं आपकी आवाज़ सुनकर समझ गया था कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं। तब मैंने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। राहुल ने कहा, और बाकी दूल्हा बदलने का काम मैंने कर दिया। कंचन की आंखें भर आईं। आप सभी ने हमारे लिए ये सब किया और हमें पता भी नहीं क्या क्या सोचे जा रहे थे। तभी डॉक्टर साहब उन दोनों के पास आए और अनमोल से कहा, हमें याद है बेटा, जब आपका रिश्ता कंचन के साथ हुआ था, तब आपने दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन यह भेंट हमने कंचन के लिए ही रखी है, कृपा करके आप इसे स्वीकार कर लें। यह कहते हुए उन्होंने उसके हाथ में 40 लाख का चेक रख दिया। अनमोल ने कहा, तुझे तो लगता है कि शायद अब आपको मुझ पर विश्वास होने लगा था, पर मैं गलत था। आपको तब भी मुझ पर विश्वास नहीं था और आज भी नहीं है, इसलिए तो आप मुझे ये 40 लाख रुपए दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे बेटा बेटा, यह तो बस उपहार है, आप किसी अन्यथा ना लें, हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं था। अनमोल ने कहा, हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। मेरे पिताजी की संपत्ति गई है पापा, पर मेरा हौसला और मेरी लगन, मेरी मेहनत नहीं। आप चिंता ना करें, यह आपकी बेटी को किसी भी कोई परेशानी नहीं होगी। यह मेरा वादा है आपसे।
माँ बाबा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अनीता ने कहा, आप दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहिए। आप पुरानी बातों को ध्यान में ना रखें। जो भी कुछ हुआ उसमें कंचन की तो कोई भी गलती नहीं थी। उन सब के लिए हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा और हमारी बेटी का ध्यान रखिएगा। अनमोल कंचन को लेकर बॉम्बे जा रहे थे। अनमोल के चाचा ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी, लेकिन उनका बॉम्बे वाला घर अनमोल के नाम पर था, इसलिए वे अभी भी उसके पास ही था और वह वहीं पे रहते थे। गाड़ी में खामोशी पसरी हुई थी। अनमोल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं दुनिया का पहला लड़का हूँ जो अपनी शादी के बाद खुद ड्राइव करके अपनी दुल्हन को घर ले जा रहा हूँ। कंचन खिड़की की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराई, और शायद ऐसा भी जिसे बस 1 घंटे पहले ही पता चला हो कि आज उसकी शादी है, और खुद ही हंसने लगा। कंचन के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। आप आज यहाँ क्यों आए थे? क्या काम था? दीदी के यहाँ मेरी कुछ बुक्स रखी हुई थी, उन्हें लेने आया था। गाड़ी में ही रखी हैं। अगले सप्ताह मेरा इंटरव्यू है। किस चीज़ का इंटरव्यू? मेरा प्री मैथ्स क्लियर हो गया है। अनमोल ने कंचन की ओर देखते हुए कहा, क्या आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया था और पास भी होल कर लिया? पर आप तो मना कर रहे थे ना। आपने पहली बार मुझसे कुछ मांगा था और पूरा तो करना ही था। उसकी बात सुनकर कंचन भावुक हो गई। फिर वे अपने घर बॉम्बे पहुंच गए। वहां अनमोल के माँ बाप ने उनका स्वागत किया और अगले दिन अखबार में यह खबर छप गई कि आईएएस अधिकारी पवन चौहान की शादी दहेज की वजह से टूट गई। 1 सप्ताह बाद अनमोल का इंटरव्यू हुआ और कुछ दिनों के बाद ही उसका रिजल्ट आ गया। उसने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर ली। सब लोग उसके लिए बहुत खुश थे कि वह एक आईएएस ऑफिसर बन गया। एक दिन अनमोल कंचन से बोला, कंचन, आपकी किस्मत में था तो सरकारी दूल्हा, तो देखिए मेरी जॉब भी लग गई। जी नहीं, हमारी शादी के समय आप सरकारी अधिकारी नहीं थे, आप एक आम आदमी थे। मतलब हम सरकारी पति हैं। जी नहीं, आप बस हमारे पति प्राइवेट पति हैं। अनमोल और कंचन दोनों मुस्कुराने लगते हैं। अनमोल ने ट्रेनिंग के बाद अपना काम संभाल लिया, तो वहीं कंचन अब बहुत बड़ी वकील बन चुकी थी। दोनों अब बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। दोस्तों, अपनी बेटी की खुशी के लिए एक पिता ने अंत समय में जो फैसला लिया, वो सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पिता के एक फैसले ने बेटी की जिंदगी बदल दी, उसकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां भर दी। ऐसे पिता को सलूट करना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।